हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार सिविल भेज बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। जीके और जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो मुजफ्फरनगर है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई थी। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो प्रयोग है वो मुद्रा के रूप में किया जाता था। किसके रूप में? मुद्रा के रूप में किया जाता था। और इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह भी रहा होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया, तो हम लोग ठीक से देखेंगे। तीर्थंकर और निर्वाण स्थल, ठीक है। चलिए, मेरा पहला है ऋषभनाथ अष्टपाद, बी है वाशुपूज्य सम्मेद शिखर, सी है नेमिनाथ उज्जयंत, डी है महावीर पावापुरी, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसमें सही होंगे, एक गलत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गलत पूछा गया है तो गलत का गलत ही होगा। जो तीर्थंकर ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल था अष्टापद। कौन सा था? अष्टापद था। और नेमिनाथ का कहाँ था? उज्जैन था। और महावीर का कहाँ था? पावापुरी में था। बात करते हैं वाशुपूज्य की। तो वाशुपूज्य का कहाँ पर था? चंपापुरी में। कहाँ था इनका? जो वाशुपुरी था इनका था चंपापुरी में। कहाँ था? चंपापुरी में निर्वाण स्थल था, ठीक है, चंपापुरी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। बी है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसमें सही उत्तर चुनना है। चलिए, तो ऑप्शन ए है वनली ए, ऑप्शन बी है वनली 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए, वाईकाम जो सत्याग्रह है, ये जो वाईकाम सत्याग्रह है ये 1924 में, कब? 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन, के केलप्पन तथा के पी केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। किसने? के टी माधवन थे और के केलप्पन थे और के पी केशव मेनन, ठीक है। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया तथा 1925 ईस्वी में इस क्षेत्र का दौरा भी किया। कब किया था? 1925 का इस क्षेत्र का दौरा किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं ना, ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय,
ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में हुई थी। और स्थापना के बाद में ही कई महत्वपूर्ण नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, जैसे कि बात कर लेते हैं हम, दादा भाई नौरोजी हो गए, और गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लाला लाजपत राय थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस आदि थे। लेकिन बड़े नेताओं में सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। किसने नहीं किया था, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है विलियम बैटिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 15 जनवरी 1784। कब, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने, कहाँ पर, कलकत्ता में, कहाँ पर, कोलकाता, कलकत्ता। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना के समय में वारेन हेस्टिंग्स, ये जो वारेन हेस्टिंग्स हैं, इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय प्राच्य शिक्षा साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। किस भाषा में, आंग्ल भाषा में करना था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित भी कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है शारदा अधिनियम, बी है नेहरू रिपोर्ट, सी है साइमन कमीशन का गठन, डी है दांडी मार्च। इसको हम कंटिन्यू से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि शारदा अधिनियम कब आया था। ठीक है, शारदा अधिनियम कब आया था। शारदा जो अधिनियम था दोस्तों वो 28 सितंबर था। 28 सितंबर 1929 को साइमन कमीशन आया था। शारदा अधिनियम था। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को था। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट है वो अगस्त 1928 में था। क्या था, अगस्त 1928 में था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। बात करते हैं साइमन कमीशन का गठन। जो साइमन कमीशन का गठन था वो 1927 में हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। दांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को था। 12 मार्च 1930 को था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप ऐसे मिला लीजिए कि सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ था कब, 1927 में साइमन कमीशन, तो जिसमें थर्ड पहला है, देख लेते हैं पहला। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आया था अगस्त 1928 में, दूसरा नंबर था। ठीक है, उसके बाद पहले तीसरा था, फिर दूसरा था। उसके बाद में शारदा अधिनियम आया था। शारदा अधिनियम जो था 28 सितंबर 1929 का था। उसके बाद में लास्ट में चौथा था दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, दांडी मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। इसका ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1902 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1903 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में प्रकाशित जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 ईस्वी में प्रकाशित जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। किसकी थी, दादा भाई नौरोजी की थी। किसकी, दादा भाई नौरोजी की थी।
जो दादा भाई नौरोजी थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। कितनी बार? 3 बार अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। ऑप्शन ए है फ्रांसिस लुई, ऑप्शन बी है मार्क टूली, ऑप्शन सी है बेब मिलर, ऑप्शन डी है फिलिप स्प्रे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी, बेब मिलर। दोस्तों सबने आंदोलन, जो सबने आंदोलन था 1930, सबने आंदोलन 1930 ईस्वी के दौरान सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसना नामक नमक कारखाने पर धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से पीटा भी गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार बेब मिलर ने किया था। किसने किया था? बेब मिलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है विलियम हॉकिंस, सेकंड है राल्फ फिच, ऑप्शन थर्ड है सर थॉमस रो, फोर्थ है निकोलस डाउटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब बात करते हैं कि विलियम हॉकिंस, जो विलियम हॉकिंस थे ये 1608 ईस्वी में आए थे। वहीं पे बात करते हैं राल्फ फिच। राल्फ फिच जो थे वो 1583 में, कब? 1583 में राल्फ फिच आए थे। और जो सर थॉमस रो थे, सर थॉमस रो 1614 ईस्वी में आए थे। और निकोलस टंडन कब आए थे? तो ये 1613 में आए थे, 1613 में। तो चलिए दोस्तों इसका हम मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया था? राल्फ फिच 1583 में। तो देख लेते हैं ऑप्शन में थर्ड कहाँ है, सेकंड वाला, ये ऑप्शन ए पहले सेकंड है, ठीक है। राल्फ फिच आए, उसके बाद में विलियम हॉकिंस आए, उसके बाद में निकोलस डाउटन आए, लास्ट में सर थॉमस रो आए। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बता दिया है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण आर कहता है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सत्य है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब कंपटीशन एग्जाम्स में इसी टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसी में कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। जो मिलान जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उस तरह के क्वेश्चन देते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उसमें परेशान हो और मतलब कि वो समझ ही ना पाए हड़बड़ी में, तो बच्चे उसी में गलती कर देते हैं, ठीक है। उन्हें कितना भी आता रहता है लेकिन वो इसी प्रकार से वो गलती भी कर देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही भी व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड तमिलनाडु धूपगढ़ी चोटी, राजस्थान शारामती चोटी, नागालैंड गुरु शिखर चोटी, मध्य प्रदेश डोंडा बेटा चोटी। तो इसको हम सही मिलान करना है, ठीक है। सही मिलान हम कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, हम मिलान करके बताते हैं। दोस्तों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये दो बेटा चोटी है, ठीक है। तमिलनाडु दो बेटा चोटी है। राजस्थान में गुरु शिखर है, ठीक है। नागालैंड में कहाँ है? नागालैंड में सारामती चोटी है। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। तो ए का चौथा तो दो में है, तो ए और बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब सी और डी बचा है। राजस्थान बी का तीसरा तो हमारा डी ये है, डी ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही मिला सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिल्का झील, ठीक है। चलिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि कहाँ स्थित है बेटा? ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है चिल्का झील।
इसी वर्ष 1981 में, कब 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। ये जो झील है उड़ीसा के 3 जिलों, कौन कौन सी है, पुरी, खुर्दा, गंजाम जिलों में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है तथा किली बेली झील का जो संबंध है तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ी लैगून झील कौन सी है। बड़ी लैगून झील कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा गया। ठीक है, नहीं तो नहीं में आप नहीं पूछा गया तो आप गलत की जगह पर सही आंसर दे दो। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी, ऑप्शन सी है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, डी है बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, ये सही है। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है, ये भी सही है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो गलत पूछा गया तो गलत इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो बूढ़ा घाघ प्रपात है, क्या बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो बूढ़ा नदी पर, कहाँ पर है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है मानसून की वापसी, ऑप्शन बी है चक्रवाती अवदाब, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं एवं पूर्वी की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर और पश्चिमी भागों में पहुंचाते हैं। उत्तर में क्या है, कैस्पियन सागर है और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय यह आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, जिससे ये शीतकाल में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया। चलिए, काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के तट पर, जो काला सागर है इसके तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया है। ठीक है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की है। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया है और काकेशस है। क्या है, जॉर्जिया है और काकेशस पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चाइना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान में स्थित है। नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोबी का जो मैदान है वो क्या है, होन्शु द्वीप। कहाँ पर, होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। नगोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोबी मैदान क्षेत्र में चावल और सब्जियों की कृषि होती है। नोबी में क्या होता है, चावल और सब्जियों की कृषि होती है। कांतो मैदान जो है होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। कोंतु कहाँ है, तो कोंतु जो है वो होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। टोक्यो शहर इसी मैदान में स्थित है। कहाँ पर, टोक्यो शहर इसी मैदान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली, बी है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ऑप्शन सी है सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली, डी है बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमात्रा है, जावा है, बाली है, फिर लोम्बोक है।
इंडोनेशिया गणराज्य एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इसके मुख्य द्वीप जो पश्चिम से पूर्व में है, जो पश्चिम से पूर्वी की तरफ है, वो है सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लोम्बैक, इरियन और जया है। इसके सुमात्रा द्वीप से 0 अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भी गुजरती है तथा यह द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है। और जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया को मसालों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का देश भी कहा जाता है। यह सिनकोना के उत्पादन में भी अग्रणी है। इंडोनेशिया में सिनकोना भी पाया जाता है। सिनकोना में अग्रणी देश है और इंडोनेशिया को मसालों का देश भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन और स्थानीय। लेवेस स्पेन, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका, शामन ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामन ऑस्ट्रिया। देखिए दोस्तों, जो लेवेस है, क्या लेवेस स्पेन में जो स्थानीय पवनें चलती हैं उसका नाम है लेवेस, और ऑस्ट्रेलिया की जो स्थानीय पवनें चलती है उसका नाम है ब्रिकफिल्डर, और उत्तरी अमेरिका में जो चलती है उसका नाम है ब्लैक रोरर। ठीक है। लेकिन सामन ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन है, इसका नाम नहीं है। ऑस्ट्रिया का जो स्थानीय पवन का नाम है वो क्या है? जो सामल है ये ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है। ये जो अरब, ईरान और इराक के मरुस्थल क्षेत्र में गर्म हवा है। कहाँ पर? जो सामल है वो है अरब में, ईरान है, ईरान हो गया और इराक। अरब, ईरान, इराक के मरुस्थल क्षेत्र में जो गर्म हवा चलती है ना, उसी को सामल कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी है बायोगैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। ठीक दोस्तों, जो अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से होता है? अनवीनीकरण ऊर्जा कौन कौन से स्रोत होते हैं? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गई। वहीं पर बात करते हैं अगर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के, तो उसमें से सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, है ना, बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसी पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिए हमारे साथ। हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।